वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए है। अगर आप जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए है। अगर एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, किसी भी कंपटीशन जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती हो उसकी तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए है। आज की क्लास में हम लोग 10th क्लास की एनसीईआरटी की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 11 उसका रिवीजन करेंगे और खास महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रश्न पूछ लेते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो, जिसको अपवर्तन की परिभाषा पता है उसके लिए इसको याद करना आसान है। अपवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी आपतित होती है तो जो सीमांत माध्यम है वहां पर थोड़ा सा मुड़ जाती है। प्रकाश के इस मुड़ने की घटना को अपन क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल कैसे भैया? देखिए, मान लो कोई यहां तो पानी है और ऊपर क्या है? वायु है। सिंपल सी बात है, पानी है और वायु है। जब प्रकाश की किरण वायु से तिरछी इस पानी में प्रवेश करेगी तो सीमांत माध्यम कौन सा आ गया बच्चा? ये आ गया। यहां पर क्या हो जाएगी? थोड़ी सी ये मुड़ जाती है। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं अपन? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब पूछते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए, जब वायुमंडल जो होता है जिसमें हवाई तो रहती है, वायु तो रहती है ना, तो वायुमंडल में कई कारण होते हैं। विभिन्न कारणों से वायु की विभिन्न परतों की सघनता में अंतर आ जाता है। वायु की विभिन्न परतों की सघनता में अंतर आ जाता है। तो ये कुछ वायु की परत जो होती है ना, वह तो विरल माध्यम का काम करने लग जाती है। कोई वायु की परत सघन माध्यम की भांति व्यवहार करने लग जाती है। इसी प्रकार वायु में ही दो प्रकार के माध्यम बन जाते हैं। इसलिए जब प्रकाश की किरण वायु की एक परत से यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी ना, तो वह उसका भी क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। वह भी थोड़ा सा मुड़ जाएगी और उसका भी अपवर्तन हो जाएगा। इसलिए वायुमंडल की विभिन्न परतों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ये खास बात है। जब वायुमंडल में विभिन्न कारणों से वायु की विभिन्न परतों की सघनता में अंतर आ जाता है तो ये विरल व सघन माध्यम की भांति व्यवहार करने लग जाती हैं तथा प्रकाश का अपवर्तन करने लग जाती हैं। इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडल में ही दो प्रकार के माध्यमों का निर्माण होना और उन वायु की विभिन्न परतों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन करना वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लेते हैं कि आग या भट्टी या ऊष्मीय विकिरण, कहीं पर आग जल रही है या भट्टी जल रही है या और कोई हीटर वगैरह जल रहा है, तो क्या है? उसके ऊपर उड़ती हुई गर्म वायु की विक्षुब्ध प्रवाह में धूल कणों की आभासी स्थिति अनियमित या अस्थिर गति दिखाई देती है। क्यों? समझाइए। प्रश्न ये पूछना चाह रहा है, जब भी हम किसी आग की लपटों में से किसी वस्तु को देखते हैं तो वह कुछ ऐसे डांस करते हुए दिखाई देती है। क्यों कारण भाई? झिलमिलाती हुई, आभासी स्थिति बदलती हुई क्यों दिखाई देती है? ऐसे कुछ स्थिति आग की लपटों से किसी वस्तु को अपन देखेंगे तो वो वस्तु थोड़ी सी हिलती हुई दिखाई देती है। कारण क्या है? यह प्रश्न है। तो इसका कारण देखिए, आग के तुरंत ऊपर की वायु, पहले इसको रीड कर लेंगे, लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। क्या खास बात है? आग के तुरंत ऊपर की वायु, आग के जस्ट ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। जब भी कोई आग जलती है, जब भी कोई भट्टी सुलगती है, जब भी कोई हीटर शुरू होता है, गर्म होता है, तो उसके जस्ट ऊपर वाली वायु ज्यादा गर्म हो जाती है। किसकी तुलना में? उसके ऊपर वाली वायु की तुलना में। यह है कंसेप्ट है, पहली लाइन यह है। दूसरी बात क्या है? गर्म वायु जो होती है ना, वह ठंडी वायु की तुलना में
कम सघन होती है, यानी कि ठंडी वायु जो होती है वो गर्म वायु की तुलना में अधिक सघन होती है। ठंडी वायु अधिक सघन और गर्म वायु कम सघन। क्यों? गर्म करने पर जो पदार्थ के कण क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। दूर दूर हो जाएंगे ना तो वह विरल माध्यम हो जाएगा, और पास पास आ जाएंगे तो वह सघन माध्यम हो जाएगा। तो ठंडी वायु में कण पास पास होते हैं, इसलिए वह सघन माध्यम है, और गर्म वायु जो होती है ना उसमें कण दूर दूर होते हैं, इसलिए वह विरल माध्यम है। दो प्रकार के माध्यम बन गए, एक सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। ठीक है। गर्म वायु का अपवर्तनांक कम होता है। गर्म वायु जो होती है उसका अपवर्तनांक कम होता है, क्योंकि वो कम प्रकाश का अपवर्तन कर पाएगी। ठीक है, ठंडी वायु की तुलना में। इस प्रकार वायु की परतों में ही दो माध्यम बन जाते हैं। इस प्रकार वायु की जो परतें हैं ना उसमें ही दो माध्यम बन जाते हैं, एक तो विरल माध्यम और दूसरा सघन माध्यम। साथ ही इनकी वायु की भौतिक अवस्थाएं भी क्या है, उसमें भी कई प्रकार के ठोस, द्रव, गैस, भौतिक अवस्थाएं भी स्थिर नहीं रहती हैं। इसलिए गर्म वायु से देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति बदलती रहती है और हमें वस्तु डांस करती हुई दिखाई देती है, झिलमिलाती हुई दिखाई देती है, हिलती डुलती हुई दिखाई देती है। यह कारण है। समझ लीजिए इसको भी। भाई क्या कहना चाहता है, कोई भी आग जल रही है, कोई भी आग जल रही है, आप होली का दहन करते हो, होली का दहन हो रहा है, यहाँ आग जल रही है मान लो, और ये आग जल रही है, तो ये कहना क्या चाहता है कि जैसे ही हम आग जलाते हैं, आग जलती है, तो आग जलती है, उसके जस्ट ऊपर की वायु, ये वायु इसके कण क्या हो जाएंगे बच्चा, दूर दूर, ये दूर दूर हो जाएंगे, है ना। ये ऊपर की वायु क्या है, कम सघन होती है, और उसके जस्ट ऊपर की वायु जो होती है ना वो अधिक सघन होती है। इसमें कण पास पास होते हैं। ठीक है, ये देखो भैया, ये इस प्रकार से आग जल रही है, उसके जस्ट ऊपर की वायु तो विरल माध्यम के रूप में कार्य करती है। किस माध्यम के रूप में, विरल माध्यम। और उसके ऊपर किस प्रकार का माध्यम बच्चा, ये वायु ही है, लेकिन ये सघन माध्यम का काम करती है। जब प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश करेगी किसी वस्तु से आकर के, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो विलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगी, ये विलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगी। ठीक है, और वस्तु हमें कहां पर दिखाई देगी, वस्तु हमें यहां पर दिखाई देगी, यहां थी यहां दिखाई देगी, फिर इसकी स्थिति बदल जाएगी, आभासी स्थिति में बदलती रहती है। तो कभी वस्तु यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, इस प्रकार वस्तु की आभासी स्थिति बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि वायु की जो परतें जो है ना वह दो माध्यमों में बदल जाती हैं, विरल माध्यम में और सघन माध्यम में, जो प्रकाश का अपवर्तन करने लग जाती हैं। इसलिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें किसी आग या भट्टी के ऊपर से देखने पर वह वस्तु झिलमिलाती हुई, डांस करती हुई, हिलती डुलती हुई दिखाई देती है। ठीक है बच्चा, ये प्रश्न आ गया। तो अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न क्या आ जाए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। दो प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों को बताएंगे कि तारे तो क्यों टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं भाई तारे, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं भाई, ये खास बात है। ऐसे ऐसे नहीं कि ऐसे ही अपन देखते हैं तो चमकते हैं, ऐसे वैसे मत बता देना, ठीक है ना। आंसर सही बताना जरूरी है। क्या खास बात है, देखिए एक नंबर का अगर प्रश्न आ जाए तो एक नंबर का उत्तर आपको जल्दी से देना पड़े तो आप बताएंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आंसर लिखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। एक नंबर लिख दिया, एक नंबर का प्रश्न आ गया तो ये ही लिख दो, सिर्फ अपवर्तन मत लिखना भाई, सिर्फ अपवर्तन मत लिखना, क्या लिखेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे क्या करते हैं बच्चा, टिमटिमाते हैं। अब कैसे, 2-3 नंबर का प्रश्न आ जाए तो ये सारी बातें आप लिखेंगे, आरएस मेंस में आ जाए, आईएएस मेंस में आ जाए, एसएससी में आप लोगों से पूछ ले तो ये सारी बातें कई बार पूछ लेते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारों का टिमटिमाने का कारण निम्नलिखित में से नहीं है। तो एक तो वायुमंडलीय अपवर्तन, ये तो है भैया, और क्या खास बात बता रहे हैं, देखो इसको। पहली खास बात है कि तारों से आने वाला प्रकाश, तारे किसे कहते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड जो खुद के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, तारे कहलाते हैं, जिनका खुद का प्रकाश होता है,
ठीक है, वो तारे हैं। तो तारों में खुद का प्रकाश होता है, तो तारों से आने वाला प्रकाश, तारों से जो प्रकाश आता है वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुंचने तक, पृथ्वी का वायुमंडल है यहां से ही शुरू हो गया और यहां पृथ्वी है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने तक, यहां पृथ्वी तक प्रवेश करने से पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुंचने, यहां प्रवेश करने के बाद कहां तक पहुंचे, पृथ्वी के पृष्ठ तक। यही तो खड़े हो आप, पृथ्वी पर ही तो खड़े हो, यहां से यहां तक यह पहुंचेगा, तब तक कई बार निरंतर अपवर्तित होता रहता है। मैंने बताया ना, वायुमंडल की विभिन्न परतें ही विभिन्न माध्यमों का काम करने लग जाती है, जिससे एक बार अपवर्तन हो गया, फिर दूसरी बार दूसरी परत अलग प्रकार की आ गई, तो उसमें दोबारा अपवर्तन हो गया, फिर तीसरी बार और परत आ गई, फिर उसमें एक बार और अपवर्तन हो गया। कहने का मतलब कई बार अपवर्तन होता है, कई बार अपवर्तन होता रहता है। तो पहली बात हुई कि तारों से आने वाला प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी के पृष्ठ तक जब तक पहुंचता है, तब तक उसमें कई बार उसका अपवर्तन हो जाता है। ये समझ में आ गई, तो ये बात भी आपकी सही है। दूसरी बात, वायुमंडल तारों के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। वायुमंडल जो होता है वो तारों के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, जिससे तारे की आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से भिन्न दिखाई देती है। जिससे तारे की आभासी स्थिति है ना, वह वास्तविक स्थिति से क्या होती है बच्चा, भिन्न दिखाई देती है। मतलब तारा कहां था, दिख कहीं और रहा है, और यह आभासी स्थिति भी है ना, वह बार बार कई बार अपवर्तन होता है ना, तो बार बार यहां चीज है, यहां कोई वस्तु है, लेकिन वो दिखेगी कहां पर, यहां दिख रही है। इसके बाद पहले तो यहां दिखेगी, फिर आभासी स्थिति बदल जाएगी, फिर यहां दिखेगी, फिर यहां दिखेगी, फिर यहां दिखेगी, फिर यहां दिखेगी। इस प्रकार ये यहां दिखेगी ना, तो आपको वो लाइट जो है, प्रकाश जो है, वो तारा जो है झिलमिलाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। आभासी स्थिति बदलती रहती है, ये वास्तविक स्थिति है। अब आपको अपवर्तन के कारण ये तारा यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ा सा वापस से इसकी आभासी स्थिति बदलेगी, यहां आ गया, फिर और बदलेगी, यहां आ गया, फिर वापस बदलेगी, यहां आ गया, फिर वापस बदलेगी, यहां आ गया। तो इसका मतलब ये प्रकाश जो यहां प्रकाश से आता रहेगा, वह क्या होगा भाई, झिलमिलाता हुआ दिखाई देगा। क्या होगा, झिलमिलाता हुआ दिखाई देगा। और ये क्षितिज के निकट से देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर दिखाई देता है। तारा जो होता है ना, अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर अपने को वह दिखाई देता है। तारे की आभासी स्थिति भी स्थायी न होकर धीरे धीरे थोड़ी सी बदलती रहती है। मैंने कहा कि तारे की आभासी स्थिति भी क्या है, स्थायी नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, क्योंकि वायुमंडल की परतें एकदम फिक्स नहीं होती है। कभी यह हवा गुजर गई, फिर दूसरी हवा आ गई, कभी किस प्रकार की हवा आती है ना। तो हवाएं जो होती है ना, वो अपनी भौतिक प्रकृति बदलती रहती है, कभी पानी लेकर के आती है, कभी शुष्क हवा आती है, कभी धूल लेकर के आती है। तो उनकी भौतिक अवस्था भी क्या है, स्थिर नहीं रहती है, और भौतिक अवस्था भी स्थिर नहीं रहती ना, तो इसकी आभासी स्थिति भी क्या होती है बच्चा, बदलती रहती है। और चौथी पांचवी बात क्या है कि तारे बहुत दूर स्थित होते हैं, बहुत दूर हैं तारे, ठीक है। तारे बहुत दूर स्थित होते हैं, अतः इन्हें प्रकाश के बिंदु स्रोत के रूप में माना जाता है। तो हैं तो बहुत बड़े, लेकिन अब ये मान सकते हैं कि एक छोटे से पोर से ही, एक बिंदु से ही ये प्रकाश आ रहा है, और ये अपवर्तन उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो क्या है, तारे बहुत दूर स्थित होते हैं, अतः इन्हें प्रकाश के बिंदु स्रोत के रूप में माना जा सकता है, ठीक है भैया। अतः तारों से आने वाले प्रकाश की किरणों का पथ परिवर्तित होता रहता है, जिससे तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है। अतः आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा परिवर्तित होती रहती है, झिलमिलाहट अपने आंखों में होती रहती है। ऐसे ऐसे करेंगे ना किसी भी लाइट को, तो वो झिलमिलाहट होगी, और हमें ये तारे जो होते हैं ना, वो क्या होंगे, चमकते हुए, झिलमिलाते हुए दिखाई देंगे। देख लेना रात को बाहर जब सोते हैं ना, सर्दियों गर्मियों में, तो ऊपर आसमान में देखना आप कि तारे जो है ना, उसकी झिलमिलाहट दिखाई देगी, आपकी आंखों को अच्छी लगेगी। तो बार बार अपवर्तन के कारण, तारे की आभासी स्थिति परिवर्तित होने के कारण, तारे बहुत दूर स्थित होने के कारण, ठीक है, और तारा जो है बहुत दूर स्थित होने के कारण उसे बिंदु स्रोत के रूप में मानते हैं, तो जो प्रकाश है वो बार बार
अपवर्तित होता रहता है और अपवर्तित होता रहने के कारण अपने को झिलमिलाहट अपने को दिखाई देती है और तारा जो होता है चमकता हुआ दिखाई देता है। ये तो हो गया बच्चा तारा। तारे टिमटिमाते हुए या झिलमिलाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। अब है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ये खास बात है। बहुत बढ़िया प्रश्न ये आता है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, और इसका ये प्रश्न जो है 2 नंबर का आता है, इसका आंसर आपको बताना पड़ता है। और यह थोड़ा सा क्लिष्ट है क्योंकि शब्दावली इसकी थोड़ी सी अलग है। इन शब्दावली को याद करना जरूरी है। क्या खास बात है, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास स्थित होते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी के पास ही है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। ये ग्रह एक दूसरे के पास स्थित हैं, ठीक है। किसकी तुलना में, तारों की तुलना में। तारों की तुलना में ग्रह एक दूसरे के पास स्थित होते हैं, पहली लाइन आप याद रखना। दूसरी बात क्या है, इन्हें एक विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। मतलब तारा जो था वो तो बहुत दूर था और अपने को छोटे छोटे तारे दिखते हैं, इसलिए बिंदु स्रोत के रूप में हम इनको मान सकते हैं। ये मान लो ये स्टार है, ठीक है। इनको तो बिंदु स्रोत के रूप में मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी और ये और ग्रह हैं वो अपने को बड़े दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इन्हें प्रकाश के एक विस्तृत स्रोत के रूप में माना जा सकता है, बड़ा स्रोत। और इनसे अगर प्रकाश, जैसे मान लो इससे तो एक प्रकाश की लाइन आएगी, तारों से तो जो प्रकाश की लाइन आएगी ये स्पष्ट अपवर्तित होती हुई दिखाई देगी, लेकिन इससे इस प्रकार की कई लाइनें निकलेंगी और इनका सम्मिलित प्रभाव जो है ना वो अपने एक सीधी रेखा के रूप में खूब सारे प्रकाश निकलेगा, तो ये अंततः क्या होगा, एक सीधी रेखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चा, सीधी रेखा, सीधी रेखा बन जाएगी ग्रह, ठीक है। इसलिए अपने को उसमें अपवर्तन का जो कुल परिवर्तन है वो शून्य दिखाई देगा, इसलिए ग्रह अपने से झिलमिलाहट करते हुए दिखाई नहीं देंगे। ग्रहों को अनेक बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान सकते हैं। ग्रह जो होते हैं उन्हें अनेक बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान सकते हैं, ठीक है। ग्रह जो होता है विस्तृत स्रोत है और इसमें ये मान लेते हैं कि बहुत सारे इसमें बिंदु स्रोत है, क्योंकि पास आ गया ये प्रकाश के बहुत बिंदु साइज के अनेक स्रोतों का उनको संग्रह मान लेता है। और इनमें से क्या जो भी प्रकाश निकलेगा वह क्या होगा भाई, उनका सम्मिलित प्रभाव इन सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होता है। और इस कारण तारे टिमटिमाते हुए तारों ग्रहों का टिमटिमाने का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कैसे, देखिए मैं कह रहा था ना आपको कि ग्रह जो होते हैं उनको एक विस्तृत स्रोत के रूप में अपन मान सकते हैं, ठीक है। यहीं पर है, इनसे जो प्रकाश आएगा, जैसे मान लो कि तारों से जो प्रकाश आता है, तारों से जो प्रकाश आता है वह तो क्या है भैया, एक बिंदु स्रोत है। और इसको अपने ये मान सकते हैं कि जो प्रकाश आएगा वह किस प्रकार का आएगा भैया, इस प्रकार से। एक बार अपवर्तन हो गया, फिर 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 अपवर्तन हो गया। तो यहां से अगर आप देख रहे हो इसको तो क्या है, कभी वस्तु यहां दिखाई देगी, कभी यहां दिखाई देगी, कभी यहां दिखाई देगी, कभी यहां दिखाई देगा तारा, कभी यहां दिखाई देगा, कभी यहां दिखाई देगा, कभी यहां दिखाई देगा। इस प्रकार ये झिलमिलाहट है ना, ये झिलमिलाहट अपने को दिखाई देगी ऐसे, है ना। ये झिलमिलाहट या तारे टिमटिमाते हुए अपने को दिखाई देंगे। प्रकाश तारा जो है कभी इधर दिखाई देगा, कभी इधर दिखाई देगा। लेकिन ग्रह में क्या है कि अनेक बिंदु स्रोतों का इसको अपन मान सकते हैं, और इससे अगर कोई प्रकाश आ रहा है अपने आंखों तक तो वह बहुत अपवर्तन होता है, बहुत सारे पास स्थित होते हैं ये, इसलिए इनको विस्तृत स्रोत के रूप में माना जा सकता है। और इसका जो सम्मिलित प्रभाव यह होता है कि प्रकाश जो अपवर्तन है ना, वो अपवर्तन का प्रभाव अपने को नेट अपवर्तन का प्रभाव दिखाई नहीं देता है, और अपनी आंख तक जो है ना इनका नेट प्रभाव जो होता है एक बिंदु सदस्य है ना। विस्तृत स्रोत की बात है, इसमें अपवर्तन का प्रभाव अपने स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। एक सीधी रेखा, अपन यूं कहेंगे कि सीधा प्रकाश ही अपने को दिखाई देता है। ये बार ये जो है ना, ये तिरछी लाइन जो प्रकाश अपवर्तन हो रहा है ये एक तरह से सीधी लाइन के रूप में अपनी आंखों में प्रवेश करेगा। और जो ग्रह है इसका नेट जो अपवर्तन है वह शून्य अपने को दिखाई देगा, क्योंकि पास ही है, ज्यादा परिवर्तन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ग्रह जो होते हैं ना वो टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्योदय सूर्यास्त से आप क्या समझते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्यास्त।
अग्रिम सूर्योदय किसे कहते हैं? वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही क्षितिज पर सूर्य का दिखाई देना अग्रिम सूर्योदय कहलाता है। क्या कहता है कि वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही क्षितिज पर सूर्य का दिखाई देना अग्रिम सूर्योदय कहलाता है। वास्तविक सूर्योदय, सूरज निकला ही नहीं है ना, उससे पहले ही सूरज की एक प्रतिबिंब अपने को, परछाई अपने को दिखाई दे रही है, सूर्य का बिंब अपने को दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब अपने को दिखाई दे रहा है ना, किसका? सूर्य का। तो सूर्योदय से पहले ही सूर्य का एक गोलाकार स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देता है सूर्य के समान, उसको कहते हैं अग्रिम सूर्योदय। कितने मिनट पहले? 2 मिनट पहले सूर्य उदय होने वाला है, उससे 2 मिनट पहले अपने को सूर्य दिखाई देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अग्रिम सूर्योदय कहते हैं। बात समझ में आ गई। फिर विलंबित, विलंबित का मतलब देर से। सूर्य अस्त हो गया, कभी का सूर्य अस्त हो गया है, सूर्य नीचे है, ये क्षितिज है, सूर्य अस्त हो गया है, इसके बावजूद भी अपने को क्षितिज पर सूर्य एक और दिखाई दे रहा है, एक और सूर्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, 2 मिनट तक वह सूर्य दिखाई देगा। सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट तक जो सूर्य दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं? विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? विलंबित सूर्यास्त। तो वास्तविक सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट तक सूर्य का दिखाई देना विलंबित सूर्यास्त कहलाता है। कारण क्या है बच्चा? कारण देखिए, इसका कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। ये भी पूछ ले कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका जो होती है वह चपटी क्यों दिखाई देती है? सूर्य जो होता है उसका गोला चपटा क्यों दिखाई देता है? तो आप बताएंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। कैसे? देखिए आगे, यहां पर आप पृथ्वी है, ये क्या है बच्चा? पृथ्वी है, और यहां पर आप खड़े हैं, देख रहे हैं सूर्य को। ठीक है, ये है बच्चा क्षितिज, जहां सूर्य अस्त होने वाला है, ठीक है, या सूर्योदय होने वाला है। तो होता क्या है कि सूर्यास्त हो गया, क्षितिज के नीचे चला गया सूर्य, यहां था और यहां से यहां आ गया है, सूर्यास्त हो गया है। ठीक है, सूर्यास्त हो गया, लेकिन इसके 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद भी ऊपर यहां पर ये सूर्य आपको दिखाई देगा। इसको तो क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि यहां से जो प्रकाश की किरण आ रही है वायुमंडल के सघन परतों से, इसका क्या हो जाएगा भाई? अपवर्तन हो जाएगा। ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी, जिससे अपने को वास्तविक सूर्य तो यहां है, इससे प्रकाश की किरण आ रही है, लेकिन अपवर्तन हो गया यहां पर, और यहां अपवर्तन होने से अपनी आंख में ये किरण यहां जा रही है, लेकिन अपनी आंख तो क्या होती है बच्चा? सीधे ही देख सकती है। इसलिए आंख तो कहां देखेंगी? सीधे देखेंगी। सूरज यहां है, लेकिन अपने आंख यहां तिरछी नहीं देख सकती है, सीधी देखेंगी। तो सीधी देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां पर दिखेगा? अपने को यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस कारण सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी सूर्य दिखाई देगा। इसी प्रकार इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि सूरज उगा ही नहीं, अभी उदय नहीं हुआ, ये देखो सूर्य उदय नहीं हुआ, सूर्य यही है, उससे 2 मिनट पहले, ठीक है, 2 मिनट पहले ही अपने को सूर्य दिखाई देता है, उसका कारण भी सेम यही है। तो अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का कारण क्या है बच्चा? क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है बच्चा? वायुमंडलीय अपवर्तन है, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिए आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। इससे आगे और अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।